Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पिछले भाग में हमने बात की थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, है ना, उससे रिलेटेड हमने रूल्स सीखे थे और साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चंस उसके किए थे कि कैसे हमें स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है ना। तो आज एक पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे लुईस का और देन फिर हम आगे अगले टॉपिक्स में बढ़ेंगे, है ना। तो उसको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की। तो हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर कर रहे थे, उसी में आज एक बनाते पहले लुईस का स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर हम बात करें SO2, ठीक है ना, SO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये बना के देखते हैं। तो आप देख रहे हैं SO2 बच्चों, SO2 में क्या करना है, सबसे पहले हमें बात करनी है किसकी, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं आपके, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो निकाले जाते हैं कैसे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ। जैसे S सल्फर है तो सल्फर का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना, 16। ऑक्सीजन का आपको पता है कितना है, 8। तो सल्फर कितना हो जाएगा, 2,8,6 और ऑक्सीजन का 2,6। यानी सल्फर पे आउटर मोस्ट पे 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास भी कितने, 6 हैं। तो 2 ऑक्सीजन है, 2 × 6 तो कितना हो जाएगा, 6 + 2 × 6 = 12, है ना। तो कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 12। कितना हो जाएंगे, 6 12 6 18। अब आपने बात करनी है सेंट्रल एटम किसको लेना है, तो सेंट्रल एटम किसको लिया जाता है, सेंट्रल एटम लिया जाता है जो कम हो नंबर में या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। तो ऑक्सीजन और सल्फर में कम सल्फर है तो सेंट्रल एटम बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब 2 ऑक्सीजन है तो एक एक बॉन्ड आप लगा लीजिए और इसको ऐसे एक एक बॉन्ड हमने लगा दिया। ठीक है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। अब हम निकालते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, जितने बॉन्ड बने, 2 बॉन्ड बने इनटू एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 × 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके कितने, टोटल में से 18 में से आप 4 माइनस कर दो, है ना। 18 में से 4 माइनस करें तो कितने बचे, 14 बच गए। अब आपने क्या करना है, जो आपके सेंट्रल एटम को छोड़ के बाकी जो एटम है उनका ऑक्टेट पूरा करना है। यानी ऑक्सीजन का करें पहले 1 2 3 4 5 6 और 7, ये तो इसके पास 7 8 है ही, है ना। अच्छा, इस वाले ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 7 8, है ना। तो 6 और 6 12 हो गया आपके पास, 12 हमने पूरे कर दिए। यानी हमारे पास जो ऑक्सीजन है उनके ऑक्टेट हमने पूरे कर दिए और लोन पेयर हमारे पास 14 थे तो 14 में से हमने 12 पूरे कर दिए। बचे 2 तो 2 को हमने इधर लगा दिया, 1 और 1 2, है ना। 1 और 1 हमने 2, इधर हमने 2 लगा दिया। तो SO2 का ये है। अच्छा बच्चों, SO2 का स्ट्रक्चर है। अब S की जरा ऑक्टेट पूरा करके देखते हैं। भाई S के पास 2 बॉन्ड इधर बना रखे, 2 2 4 और 2 6। अभी भी S को किसकी कमी पड़ रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऑक्सीजन का लोन पेयर, क्योंकि हमने बात की थी भाई लोन पेयर का यूज होते हैं एक तो इलेक्ट्रॉन लगाने के लिए और दूसरे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर में यहाँ से हटा के डबल बॉन्ड में शिफ्ट कर देता हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास O डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O और इसके जो ऑक्टेट है वो आप पूरे कर लो, है ना। तो यहाँ पे अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और सल्फर के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ठीक है ना। सल्फर के पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये तो हो गए। क्या स्ट्रक्चर ये सही है अभी, बिल्कुल ये स्ट्रक्चर सही है पर ज़्यादा स्टेबल नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, यहाँ पे कोवैलेंसी देखें तो कितनी हो रही है, 2 बॉन्ड इसने ऑक्सीजन के साथ बनाए, 1 इसने इसके साथ बनाया, तो 2 और 1 3, ठीक है ना। कितने हो रहे हैं, 3 और 2 इसके पास लोन पेयर है, 3 2 5, है ना। 3 2 5 हो गया आपके पास। तो हमको क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है कि इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी पे, सल्फर मैक्सिमम कोवैलेंसी पे रहना चाहता है तो वो 2 भी शो करता है, 4 भी शो करता है, 6 भी शो करता है। अगर इसको 6 मिल पा रही है तो 6 हमें पुट करनी होती है ना, 6 बनानी होती है। तो यहाँ पे कितनी मिल रही है उसको, 1 2 3 और एक लोन पेयर है 4, है ना। तो हम क्या करते हैं बच्चों, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक और ये लोन पेयर हटा के
एक और लोन पेयर हटा के क्या कर देते हैं, बॉन्ड बना देते हैं, यहाँ पर एक और बॉन्ड बना देते हैं। तो क्या बन जाएगा इसका बॉन्ड, ये बन जाएगा O डबल बॉन्ड S, ठीक है ना, O डबल बॉन्ड S, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, है ना। अब पूरे कर लो आप इसके, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 यहाँ पे है। तो अब देखो 2 बॉन्ड इधर बनाए, 2 बॉन्ड 4 और 2 उसके लोन पेयर हो गए, हो गया 6 पे हो गया ना, ये 6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे चले गया। तो ये इसका क्या होगा, ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाएगा SO2 का, ठीक है ना। SO2 का क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर ये माना जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया कि भाई कैसे, किस तरीके से हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर है उनको बनाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, है ना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं आपको लगभग समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे ये आपका बन गया। अब लुईस आपको समझ में आ गया। अब आज हमारा अगला जो है वो है बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे, तो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट वो होते हैं जिसमें कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवेलेंट की तरह होते हैं, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका एक ही एटम से आता है, उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है कि ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इन विच shared covalent bond in which shared pair of electron comes from वन एटम, एक ही एटम से शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल NH4 प्लस NH4 प्लस। अब NH4 का बनाएंगे हम, फिर देखते हैं कैसे। आपको पता है कि N है, ठीक है ना, N है, ठीक है ना। अच्छा, तो हमने क्या किया भाई, N के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कैसे हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है ना, इस तरीके से बन जाएगा। 3 तो आपके इस तरीके से हो गए, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन आपके इस तरीके से हो गए। और एक काम करते हैं, इसको एक 2 3 4 5, 5 होते हैं ना। चलो H कितने हैं, 3 H है, एक H और एक H, ठीक है ना। इधर इसका एक, इसका एक, इसका एक, है ना। तो इनने क्या किया, इसने ये बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बनाया और ये बॉन्ड बनाया। तो H को एक एक मिल गया, कंप्लीट हो गया। और N के पास 5 थे, एक इस H से लिया, एक इससे, एक इससे, 5 और 3 8 हो गए। अब ये NH4 अगला H कहाँ से आया, तो अगले H को क्या होगा बच्चों, ये जो अगला H है, अगला H है, तो अगला H में क्या होगा कि अगला H को क्या चाहिए, अगले H को भी तो कंप्लीट करना है। वैसे तो नाइट्रोजन क्या हो गया, नाइट्रोजन कंप्लीट हो चुका है, नाइट्रोजन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, उसको तो जरूरत है नहीं करने की, ठीक है ना, उसको क्या है, उसको कोई जरूरत है नहीं करने की। तो ये जो नाइट्रोजन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा, H की तरफ ऐसे शिफ्ट कर देगा। कौन, ये क्या करेगा, H की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा बच्चों, शिफ्ट कर देगा। जब H की तरफ शिफ्ट कर देगा तो ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा H, एक इधर बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड और एक इधर बॉन्ड, और इसने इसको शिफ्ट कर दिया तो इसके पास आ गया H। दोनों इलेक्ट्रॉन N ने क्या दे दिया, H को दे दिया। मतलब जो बॉन्ड बनता है ना भाई, बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड ऐसे बनता है ना, शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, शेयरिंग से। एक इलेक्ट्रॉन इसका, है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसका, सब शेयरिंग होती है तब जाके बॉन्ड बनता है। यहाँ पे N ने अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया,
बात की ना हमने ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कम्स फ्रॉम एक एटम। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? एक ही एटम से आते हैं, तो n से ही गए, तो इसलिए ये क्या बन गया? ये बन गया आपके पास NH4 प्लस का। इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। तो ये आपका NH4 प्लस का हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते क्या। तो ये होते हैं बच्चों आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा? आपने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा, है ना। आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा। आयनिक बॉन्ड में आपने एक नई चीज सीखी, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के बारे में आपने सीखा क्या होती है, क्या क्या फैक्टर है जो लैटिस एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चंस किए। साथ ही साथ आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखा कि भाई लुईस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रूल्स देखे, किस रूल से उसको हम लुईस का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, है ना। किस तरीके से हम लुईस का स्ट्रक्चर बनाते हैं ये आपने देखा। और साथ ही साथ आपने देखा कि भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमारा जो ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल भी क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था। हमने देखा था कि भाई कोई ऐसा एटम है जहाँ पे कितने 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जा रहे थे, है ना। एक्सपेंडेड ऑक्टेट हमने देखा था, हमने बात की थी पीछे SO2 का एग्जाम हमने देखा। तो यहाँ पे अगर आप S का देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, कितने 8 तो यही हो गए, और 2 ऊपर है 10। और वैसे ऑक्टेट में 8 होने चाहिए थे, यहाँ पे ऑक्टेट में 10 हो गए। तो मैंने आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर के रूल में ये बताया था कि भाई ऑक्टेट अपने जो ऑक्टेट रूल है वो ब्रेक कर सकता है। सेंट्रल एटम क्या कर सकता है? ऑक्टेट रूल को ब्रेक कर सकता है, जो कि यहाँ पे हुआ। उसको हम एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोलते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपेंडेड ऑक्टेट उसको कहते हैं। तो ये बातें आपको मेरे ख्याल से समझ में आई, इससे रिलेटेड ये चीजें क्या होती है। अब कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में हम बात करेंगे। बॉन्ड पैरामीटर्स, ठीक है, बात करते हैं बॉन्ड पैरामीटर। तो देखो बॉन्ड पैरामीटर क्या होते हैं। सबसे पहले बॉन्ड पैरामीटर में आता है बॉन्ड लेंथ। सबसे पहले बॉन्ड पैरामीटर में आती है बच्चों बॉन्ड लेंथ, है ना। बॉन्ड लेंथ, अब बॉन्ड लेंथ होती क्या है भाई? बॉन्ड लेंथ, जब बॉन्ड बना तो उनके बीच की जो दूरी होती है उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। सपोज जैसे कि NaCl है, Na और Cl के बीच में बॉन्ड बना, तो ये इनके बीच की जो दूरी है भाई, Na का न्यूक्लियस और Cl के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, है ना। तो बॉन्ड लेंथ होती क्या है बच्चों कि आपके पास बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई of two bonded atom two bonded atoms in a molecule। दो बॉन्डेड एटम के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो बॉन्ड लेंथ कैसे मेजर की जाती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, एक्सरे डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक, जो कि आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो हर एटम बॉन्डेड पेयर का कंट्रीब्यूट करता है बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। क्या करता है? बॉन्ड लेंथ करता है। कोवेलेंट बॉन्ड के केस में जो कंट्रीब्यूशन होता है हर एटम से, उसको कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। आपने कोवेलेंट रेडियस के बारे में पढ़ा था, क्या होता है? रेडियस ऑफ एन एटम विच इज इन कांटेक्ट विद कोर ऑफ देन एडजेसेंट एटम इन अ बॉन्डेड सिचुएशन, ठीक है ना। तो बॉन्ड लेंथ आपको समझ में आई कि भाई बॉन्ड लेंथ होती क्या है ना। बॉन्ड लेंथ होती है कि एटम दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो ये बॉन्ड लेंथ होती है। तो कोवेलेंट रेडियस हमने बात की थी चैप्टर 3 में, होती क्या है कि जब दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा, कोवेलेंट रेडियस कहलाती है। वंडरवॉल रेडियस आपकी ओवरऑल साइज बताती है एटम का, जिसमें कि वैलेंस शेल भी आते हैं नॉन बॉन्डेड सिचुएशन की, ठीक है ना। अच्छा, तो वंडरवॉल रेडियस क्या थी बच्चों? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर एटम इन सेपरेट मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड, वो
होती है। तो वंडरवॉल और आपकी जो कोवेलेंट रेडियस है वो ही आपकी क्या है, आपके इस तरीके से शो करती है। तो कुछ टिपिकल बॉन्ड लेंथ है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की दिखा रखी है। तो मैं आपको जरा बॉन्ड लेंथ बताता हूँ, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देके आपको समझ में आएगा। जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन आपको पता है कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और ऐसे CH4 बना लेता है। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है, इनके बीच की जो दूरी है वो 107 होती है, 107 पिकोमीटर। कितनी है? हर बॉन्ड क्या होता है, 107 पिकोमीटर का है। इसी तरीके से अगर आपके कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है आपके पास 143 पिकोमीटर, है ना, 143 पिकोमीटर होती है। ठीक है ना। तो आपको समझ आई बात बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड कि बॉन्ड लेंथ होती क्या है। ठीक है ना। तो ये थी बच्चों बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड बातें। अब दूसरी बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। किसकी? बॉन्ड एंगल की। ठीक है ना, बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। तो बॉन्ड एंगल होता क्या है भाई? बॉन्ड एंगल क्या है? एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स, एंगल बिटवीन the orbitals, angle between the orbitals containing bonding electrons, containing bonding electron pairs, bonding electron pairs around the central atom। ठीक है ना। in a molecule या कॉम्प्लेक्स आयन, इन अ मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है ना, इन अ मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये होती है, समझ आ रहा है? एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। वह सेंट्रल एटम के अराउंड जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। और बॉन्ड एंगल को एक्सप्रेस किया जाता है डिग्री में। किसमें किया जाता है? डिग्री में। और ये हमें आइडिया बताता है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स आयन में। और साथ ही साथ ये हमें शेप डिटरमाइन करने के बारे में भी जानकारी देता है। जैसे कि भाई जो वाटर में HOH बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है। जैसे वाटर है, वाटर का H कैसे बनता है, वाटर का जो स्ट्रक्चर है कैसे बनता है, ये O हो गया, ये आपके पास H है। ठीक है ना, ये आपके पास क्या है बच्चों? H है ना। एक लोन पेयर इधर होते हैं ऐसे और एक लोन पेयर इधर होते हैं। तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है बच्चों? 104.5 डिग्री, है ना। 104.5 डिग्री इनके बीच का क्या है? बॉन्ड एंगल है। तो ये इसका बीच का बॉन्ड एंगल होता है ना। ये क्या होता है बच्चों? इसका बॉन्ड एंगल होता है। वैसे ये क्या है आपका? AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है। इनका बॉन्ड एंगल ये जनरली क्या करते हैं? ट्रायगोनल प्लेनर शेप देते हैं। और ट्रायगोनल प्लेनर शेप का जो बॉन्ड एंगल आता है वो 109.8 डिग्री के आसपास है। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर होने के कारण, अभी आप VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि भाई लोन पेयर, ये क्या है? लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर है। तो लोन पेयर होने के कारण रिपल्शन क्रिएट होता है और ये थोड़ा सा झुक जाता है। इसका जो बॉन्डिंग पेयर है, जो आप देख पा रहे हैं ना, जो OH के बीच का जो बॉन्ड है वो झुक जाता है और झुकने से ये थोड़ा सा बेंट शेप दे देता है, बेंट शेप दे देता है। तो इस वजह से इसकी शेप ऐसे आ जाती है। वैसे जो इसकी शेप होनी चाहिए थी वो ट्रायगोनल प्लेनर होनी चाहिए थी, पर ये ऐसी शेप आ जाती है। वो हम VSEPR थ्योरी में पढ़ेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब एक आप ये समझ लो कि बॉन्ड एंगल होता क्या है आपका? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। भाई O ने H के साथ बॉन्ड बनाया, O ने H के साथ बॉन्ड बनाया, इनके बीच का जो एंगल है वो बॉन्ड एंगल कहलाता है। तो इस तरीके से बॉन्ड एंगल ये हुआ। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम बॉन्ड एंथैल्पी की। हम बॉन्डिंग पैरामीटर कर रहे हैं जिसमें कि पहला हमने बॉन्ड लेंथ करी, दूसरी हमने बॉन्ड एंगल करी, तीसरी बॉन्ड एंथैल्पी, है ना, बॉन्ड एंथैल्पी। तीसरा हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी कि भाई बॉन्ड एंथैल्पी होती क्या है ना। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन अ एटम इन अ गैसियस स्टेट। क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी
amount of energy required, क्या है बच्चों, amount of energy required to break, amount of energy required to break 1 mole of bond, 1 mole of bond in a gaseous atom, 1 mole of bond of a particular type, between two atoms in a gaseous state, between two atoms in a gaseous state, in a gaseous state, ठीक है ना. Amount of energy required to break 1 mole of bond of a particular type between two atoms in a gaseous state, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं. जो यूनिट होती है बॉन्ड एंथैल्पी की, यूनिट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, यूनिट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी है किलो जूल मोल इनवर्स. किलो जूल पर मोल कह सकते हैं, किलो जूल मोल इनवर्स कह सकते हैं. भाई बॉन्ड एनर्जी है ना, एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब एनर्जी चाहिए. एनर्जी किस में होती है, किलो जूल मोल इनवर्स में होती है. समझ आया आपको. जैसे कि हम बात करें कि भाई H और H है, इसके बीच की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो 435.8 किलो जूल है. कितनी है, 435.8 किलो जूल. जो H और H की जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है, बॉन्ड एंथैल्पी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में वो कितनी होती है, ये होती है 435.8 किलो जूल पर मोल. कितनी होती है, 435.8 किलो जूल पर मोल होती है ना. तो ये होती है. समझ आया आपको. बॉन्ड एनर्जी है क्या भाई, कितनी एनर्जी आपको चाहिए एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. आप क्या करोगे, बॉन्ड को ब्रेक करोगे ना, तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी आपको देनी पड़ती है. एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये क्या करेगा, 435.8 किलो जूल एनर्जी ये गेन करेगा, तब जाके ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा. तो उसको हम बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं, है ना. क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी इसको हम कहते हैं. इसी तरीके से जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है आपकी मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए, जैसे कि आपका O2 हो गया, है ना, ऑक्सीजन में हो गया. तो O2 में जो O डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन में O डबल बॉन्ड O है ना, O डबल बॉन्ड O में जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो कितनी होती है बच्चों, 498 किलो जूल. कितनी, 498 किलो जूल मोल इनवर्स, 498 किलो जूल पर. इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तब जाके बॉन्ड ब्रेक होगा, तब जाके ऑक्सीजन के एटम क्या होंगे, सेपरेट होंगे. इसी तरीके से नाइट्रोजन के भी होंगे. तो जितनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है ना. बॉन्ड एंथैल्पी, इसको बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोलते हैं. तो जितनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी, उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा ना भाई, उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा. स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड. भाई अगर ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है. बॉन्ड क्या है, बहुत तगड़ा बॉन्ड है, स्ट्रांग बॉन्ड है. उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही. तो जितना ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, उतना ज्यादा बॉन्ड होगा. ठीक है ना, आई बात समझ में. ये तो इस तरीके से होती है बच्चों. तो हेट्रोन्यूक्लियर जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि HCl हो गया हेट्रोन्यूक्लियर. भाई इसमें दो अलग अलग एटम है, H और Cl अलग अलग है, हेट्रोन्यूक्लियर हो गए. यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, तो कितनी होती है इसकी, 431 किलो जूल पर मोल, है ना. इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तब जाके इनका बॉन्ड टूटेगा. पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, पॉलीएटॉमिक में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है. जैसे कि हाइड्रोजन के केस में एंथैल्पी जो चाहिए हमें दो ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो सेम नहीं होती. क्या होती है बच्चों, वो सेम नहीं होती, है ना. भाई H2O मॉलिक्यूल है ना, ये पॉलीएटॉमिक हो गया. अभी तक आप क्या कहते हैं, HCl है. HCl हमने बोला हेट्रोएटॉमिक है ना. हेट्रो मतलब अलग अलग हो गए. अब पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें कि एक जैसे एटम आ गए. पॉली मतलब बहुत सारे और एक जैसे भी है, जैसे हाइड्रोजन. अब आपने अभी बात करी हाइड्रोजन के H2O के स्ट्रक्चर की, ऐसे होता है, ये ऐसे होता है. यहाँ पे एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है. अब इसको बॉन्ड को आपको तोड़ना है, इसको बॉन्ड को तोड़ना है. तो यहाँ पे दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए, इस बॉन्ड को भी वो सेम नहीं होती. क्या होती है, वो सेम नहीं होती. जैसे कि भाई H2O है.
अब H2O क्या होगा, H2O कैसे होगा भाई, पहले H प्लस OH से बना होगा, H और OH से बना होगा H2O। यहाँ पे जो डेल्टा आपका डिसोसिएशन एंथैल्पी है, डेल्टा AH है, वो कितनी होती है, वो होती है 502। कितनी होती है, 502 किलो जूल पर मोल, है ना, 502 किलो जूल पर मोल होगी। अब OH है, क्या है, OH है, OH कैसे हो जाएगा बच्चों, H प्लस O में सेपरेट होगा। तो यहाँ पे जो आपके पास वो है डेल्टा AH है, वो कितनी होती है, 427 किलो जूल पर मोल, है ना, 427 किलो जूल पर मोल। समझ आ रहा है आपको। डेल्टा AH मतलब क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एक मतलब उनको एटम में सेपरेट कर रहे हैं ना आप। भाई H और Cl क्या है, अभी मॉलिक्यूल है, इसको आप एटम में सेपरेट करोगे, H और Cl में कितनी एनर्जी की जरूरत है, 431। वाटर H2O को आप सेपरेट कर रहे हो, किसमें, अलग अलग आप सेपरेट कर रहे हो। पहले आपने H2O को सेपरेट करा H और OH में, H और OH को सेपरेट करने के लिए आपने इतनी एनर्जी देनी पड़ी आपको। फिर आपने OH को सेपरेट करा H और OH, तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, तब जाके उनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा, है ना। तो जो डिफरेंस होता है बच्चों, ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वैल्यूज में जो आपका डिफरेंस आ रहा, ये क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, किस वजह से, चेंज्ड केमिकल एनवायरनमेंट की वजह से ऐसा होता है। और यही रीजन है फॉर सम डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ द सेम OH बॉन्ड इन डिफरेंट मॉलिक्यूल, जैसे कि आपका इथेनॉल और वाटर में, है ना। तो देयरफॉर इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मीन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी यूज्ड, है ना। इन जैसे कि आपका ये पॉलीएटॉमिक हो गया, तो यहाँ पे हम एंथैल्पी का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। यहाँ पे हम बॉन्ड एंथैल्पी का यूज नहीं करते, हम करते हैं एवरेज का, क्योंकि अलग अलग चल रही है ना भाई। यहाँ पे अलग एनर्जी की जरूरत पड़ी, यहाँ पे अलग एनर्जी की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पे हम एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी की बात करेंगे। तो अगर इसकी बोला जाए कि भाई वाटर में H2O में जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो कितनी है, तो इनका एवरेज हो जाएगा। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कितनी निकल जाएगी, एक की 502 आई, एक की कितनी थी, 427 थी। इसको 2 से आप डिवाइड कर दो, है ना। तो आप 2 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा, 7 और 2 9, आपका 2 बचा, 5 और 4 9 अपॉन 2, है ना। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 464.8 किलो जूल पर मोल। तो इतनी आपको एनर्जी देनी पड़ी। तो मेरे ख्याल से आपको बॉन्ड के बारे में समझ में आया कि कैसे जो आपकी बॉन्ड एंथैल्पी, अगर आपकी अलग अलग एक ही एटम के अंदर अलग अलग एनर्जी होती है तो कैसे उसको निकाली जाती है। तो उस केस में आपको एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करनी होती है। इस तरीके से आपको लुईस रॉस स्ट्रक्चर समझ में आ गया कैसे बनाया आपने। साथ ही साथ हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में समझा और बॉन्ड पैरामीटर में हमने बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंगल के बारे में समझा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से ये चीजें होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस।